मेन 7 अप्रैल इवनिंग शिफ्ट 2025 फिजिक्स के कुछ क्वेश्चंस देखिए। क्वेश्चन क्वेश्चन ये बोल रहा है कि एक फोटो एमिसिव सब्सटेंस इज इल्यूमिनेटेड विद द रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ lambda I so that it releases electrons with d Broglie wavelength lambda E. The longest wavelength of radiation that can emit 4 electrons is this. थ्रेशोल्ड wavelength दिया है आपका लैम्डा नॉट, और जो लाइट मेटल सरफेस पे इंसिडेंट हुआ उसका वेवलेंथ दिया है लैम्डा आई, और जो इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहे हैं जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स जिनको हम बोलते हैं उनका वेवलेंथ दिया है लैम्डा ई। से पूछ रहा है कि डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या होगा। सो भी इसमें डी ब्रोगली वेवलेंथ को इसने आइंस्टाइन इक्वेशन से जोड़ दिया। तो यदि आइंस्टाइन इक्वेशन से जोड़ दिया है तो फिर आपको ये पता है कि जो फोटो आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन रहता है वो रहता है कि जो रेडिएशन इंसिडेंट हुआ जिसका एनर्जी थी एच सी अपॉन लैम्डा दैट इज इक्वल टू व्हाट, वर्क फंक्शन है ना, एच सी अपॉन लैम्डा नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन जो है वहाँ से एमिट हुए। ठीक है, सो ये इक्वेशन रहता है आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। सो यहाँ पे देखिए आपकी यदि यहाँ इंस्टेंट लाइट का जो वेवलेंथ है दैट इज़ लैम्डा आई की काइनेटिक एनर्जी है। सो यदि यहाँ से के निकालें तो ये के बन जाएगा आपका यहाँ से एच सी कॉमन आ जाएगा और ये हो जाएगा 1/λ आई माइनस 1/λ नॉट। सो ये आने वाला है यहाँ से। ठीक है, सो यदि थोड़ा सा हम आगे बढ़ें तो फिर अभी जो काइनेटिक एनर्जी है इसको डी ब्रोगली वेवलेंथ से हम रिलेट करते हैं कि जो आपका डी ब्रोगली वेवलेंथ होता है वो होता है सिंपली एच अपॉन एम वी, और फिर जब यहाँ वैल्यू पुट करते हैं काइनेटिक एनर्जी की तो फॉर्मूला रहता है एच अपॉन 2m के बोल देते हैं काइनेटिक एनर्जी को ये। ठीक है, तो ये मोमेंटम हो गया, दिस इज एच अपॉन पी, पी इज मोमेंटम, और आपको पता है कि जो आपका काइनेटिक एनर्जी होती है वो पी स्क्वायर अपॉन 2m भी होती है। तो यदि यहाँ से पी निकालें तो √2m के, तो वही मैंने यहाँ लिखा है देखो। ठीक है, बस यहाँ आप के की वैल्यू पुट कर दीजिए, ये वाली जो आइंस्टाइन आपकी इक्वेशन है फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन वहाँ से के की वैल्यू यहाँ पुट करिए डी ब्रोगली वेवलेंथ में, आपका आंसर आ जाएगा। तो देखते हैं इस के की वैल्यू को फिर आपको यहाँ रख दीजिए यहाँ। तो देखते हैं क्या आता है, लैम्डा ई इज इक्वल टू एच अपॉन अंडर रूट, ये आ गया यहाँ पे 2m के की वैल्यू दिस मच वैल्यू एच सी 1/λ आई माइनस 1/λ नॉट। ठीक है जी। सो अब यदि हम यहाँ से देखें बड़े ध्यानपूर्वक तो h की पावर यहाँ 1 है और यहाँ हाफ है, तो हम इसको फिर ऐसे लिख सकते हैं। देखो h की पावर यहाँ 1 आ गई, यहाँ हाफ है तो 1 माइनस हाफ हाफ हो जाएगी, मतलब h भी अंडर रूट में आ जाएगा। ठीक है, तो h यहाँ से गायब होके ये देखिए अब ये आंसर आने वाला है ये वाला। सो ऑप्शन 1 यहाँ से आ गया। ठीक है, सो ये था सिंपल सा क्वेश्चन, कुछ नहीं करना था इसमें। जो आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन है वहाँ से के की वैल्यू काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू उठा के आपने डी ब्रोगली वेवलेंथ में पुट कर देनी थी के की जगह। के मीन्स काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो ऑप्शन 1 इज़ करेक्ट। ओके जी, तो नेक्स्ट देखते हैं रीजन असर्शन पे क्वेश्चन है। तो इसमें यदि हम इसको पढ़ें तो ये बोलता है ये, चलिए भी शुरू करते हैं। सो ये बोल रहा है कि 2 स्टेटमेंट्स दिया है। ठीक है, द आउटर बॉडी ऑफ एन एयरक्राफ्ट इज मेड ऑफ मेटल विच प्रोटेक्ट्स पर्सन्स सिटिंग इनसाइड फ्रॉम लाइटनिंग स्ट्राइक्स। द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कैविटी एनक्लोज्ड बाय कंडक्टर इज 0। यू नो दैट इन केस ऑफ ए कंडक्टर जो चार्ज रहता है वो उसका आउटर सरफेस पे रहता है। सो उसकी वजह से अंदर कोई चार्ज नहीं होता और इलेक्ट्रिक फील्ड भी अंदर 0 होती है। ठीक है, सो इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग जैसे आपने पढ़ा है कि यदि थंडर स्टॉर्म आपका है तो ड्यूरिंग दैट टाइम कार के अंदर बैठना ही सेफ़ है। क्यों है, बिकॉज जो बॉडी है कार की
दैट विल एक्ट लाइक इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्ड। जितने भी लाइटनिंग से चार्जेस आएंगे वो सारे उसके आउटर सरफेस पे रहेंगे, क्योंकि अंदर कंडक्टर के इनसाइड चार्ज क्या होता है, नहीं होता है, ज़ीरो होता है। तो जो भी आपके उसकी जो भी इफ़ेक्ट्स हैं उससे आप बच जाएंगे, लाइटनिंग इफ़ेक्ट्स होते हैं जो भी है। सो इसका मतलब सिंपली लॉजिक है इसमें कि सेम वैसे भी एयरक्राफ्ट की जो बॉडी रहती है वो भी मेटल से बनी रहती है, और जो भी लाइटनिंग स्ट्राइक्स होंगी तो जो जो भी चार्ज उससे जनरेट होगा वो उसके आउटर सरफेस पे रहेगा। सो अंदर चार्ज इंड्यूस भी नहीं हो सकता और अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड भी ज़ीरो होगी, तो इसलिए ये बिल्कुल ठीक बात है। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कैविटी एंड क्लोज कंडक्टर इज़ ज़ीरो। तो सर्शन ओके है, रीज़न भी ओके है। तो इसका मतलब बोथ ए एंड आर आर करेक्ट एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। सो ऑप्शन 1 इज़ करेक्ट। ओके, चार्ज ऑलवेज रेजाइड्स ऑन आउटर सरफेस ऑफ कंडक्टर, अंदर नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं भाई। सो ये रीजन असर्शन आ गया, देखिए ध्यान से क्या बोल रहा है। डेंसिटी ऑफ कॉपर न्यूक्लियस इज ग्रेटर दैन दैट ऑफ कार्बन न्यूक्लियस। अरे न्यूक्लियर डेंसिटी तो सभी न्यूक्लियर की सेम होती है, वो मास नंबर पे डिपेंड नहीं करती। ठीक है, द न्यूक्लियस ऑफ मास नंबर ए हैज़ अ रेडियस प्रोपोर्शनल टू। तो उसमें जो आपकी रेडियस का फॉर्मूला रहता है वो सिंपली ये होता है, आपको पता है, ए रेज टू द पावर 1/3। ठीक है जी, सो ये तो ओके स्टेटमेंट है। डेंसिटी से भी न्यूक्लियस की सेम होती है, ग्रेटर लेस का कोई मतलब नहीं है, स्टेटमेंट गलत है। सो एज फॉल्स आर इज ट्रू। ठीक है जी, एज फॉल्स आर इज ट्रू, सो सेकेंड ऑप्शन। ठीक है, डेंसिटी हर न्यूक्लियस की सेम है, ये हम न्यूक्लियर फिजिक्स में पढ़ते ही हैं। ठीक है जी, सो यदि हम बात करें कि इसको थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहें तो देखो ऐसे हो सकता है सिंपली, जो आपकी डेंसिटी रहती है वो रहती है मास ऑफ न्यूक्लियस अपॉन इट्स वॉल्यूम। ठीक है, सो यदि एवरेज मास हम एक न्यूक्लियन का इनसाइड द न्यूक्लियस एम सपोज कर लेते हैं, जैसे जनरल न्यूक्लियस है ZXA। तो यदि एवरेज मास ऑफ न्यूक्लियन एम है तो हमारे पास न्यूक्लियंस कितने हैं, जितना मास नंबर है ए। सो एम ए हो गया आपका टोटल मास ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है जी, और वी की वैल्यू हैज़ यू नो दैट न्यूक्लियस इज स्फेरिकल इन शेप, सो वॉल्यूम विल बी 4/3 पाई आर क्यूब। सो पुट द वैल्यू, सो रो इज इक्वल टू आ जाएगा आपका यहाँ से एम ए अपॉन वी 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है जी, सो यहाँ पे आर की वैल्यू पुट कर दीजिए। सो यहाँ से आपके आर की वैल्यू यदि हम पुट करते हैं तो यह आ जाएगा 4/3, जो भी है 3 ऊपर चला गया, और यहाँ पाई भी है। इन प्लेस ऑफ आर क्यूब ये लिखना है आपने, आर क्यूब यहाँ से हो जाएगा R0 क्यूब, और ए की पावर 1/3, तो यहाँ बचेगा सिर्फ ए, तो ए से ए कैंसिल है, देखो मास नंबर कैंसिल हो गया। ठीक है, सो डेंसिटी की आ जाएगी यहाँ, यदि हम वैल्यूज पुट करते हैं तो एक फिक्स नंबर आता है। सो सभी न्यूक्लियस की डेंसिटी जो होती है, सभी न्यूक्लियस की डेंसिटी जो होती है वो सेम होती है, वो मास नंबर ए पे डिपेंड नहीं करती। सो ये इनकरेक्ट है और ये करेक्ट है भाई। ठीक है, और जैसे आपको ये भी पता है कि जो वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मास नंबर होता है ये। ठीक है, तो यहाँ से आर क्यूब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या आ जाएगा, ए, और फिर आर इसको आप यहाँ लिख सकते हैं ऐसे, तो ये ऐसे आता है। ठीक है, तो ये ऐसे आएगा यहाँ से, और ये डेंसिटी का कॉन्सेप्ट लगा के मास अपॉन वॉल्यूम सिंपल पुट करके वैल्यू आएगी, ये विल गेट कैंसल। सो ये कुछ नंबर आ जाएगा 2.38 इंटू 10⁻37 या 2.38 इन टर्म ऑफ 17 kg पर क्यूबिक मीटर ये डेंसिटी रहता है। तो सभी न्यूक्लियस डेंसिटी सेम होता है। तो आगे चलते हैं, थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन मैंने आपको दे दी। अब इस क्वेश्चन को देख लीजिए, ये है डायमेंशंस पे। सो दिस इज़ वैक्यूम परमेबिलिटी एंड दिस इज़ वैक्यूम परमिटिविटी। तो इसमें यदि सिंपल करना है थोड़ा इसको, इसका पूछ रहा है कि इसका जो डायमेंशनल फार्मूला होगा उनमें से किसका होगा। तो रेजिस्टेंस का आएगा, देखते हैं कैसे आएगा। तो यदि मैं इसको थोड़ा सा सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ तो इसमें देखो थोड़ा लेंथी तो जाता है ये,
लेकिन यहाँ ऐसा करिए कि या तो म्यू नॉट में कर लो या इसमें कर लो। तो यदि मैं यहाँ से एप्सिलॉन नॉट को एलिमिनेट करता हूँ तो मैं कर सकता हूँ, देखो जैसे मुझे पता है कि जी 1/म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट ई एम वेव्स की प्रॉपर्टी पढ़ी है आपने, दैट इज़ इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ई एम वेव्स। वेलोसिटी लिख देता हूँ, ठीक है। वेलोसिटी को वैक्यूम में सी बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ से यदि मैं 1/एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू निकालने की कोशिश करूँ विद अंडर रूट, सो वट यू विल गेट म्यू नॉट इधर चला जाएगा इंटू सी। अब इस वैल्यू को आप यहाँ पुट कर दो ऊपर, सो ये बन गया म्यू नॉट अंडर रूट के साथ है और 1/एप्सिलॉन अंडर रूट की जगह आपने लिखना है ये और इंटू सी है, ठीक है जी। तो यहाँ से देखो ना, ये म्यू नॉट स्क्वायर बन गया तो म्यू नॉट सी ही बचा। अब ये सी वेलोसिटी ऑफ लाइट है, म्यू नॉट का आप कहीं से भी निकाल लो, म्यू नॉट का डायमेंशनल फॉर्मूला, जैसे ये सिंपल रिलेशन रहता है बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। तो यहाँ से यदि मैं म्यू नॉट निकालूंगा तो ये बन गया बी अपॉन एन आई। अब मैं यहाँ से बी की वैल्यू, बी होता है एफ अपॉन क्यू बी, ठीक है, या ऐसे नहीं करना है तो आपका एक होता है एफ इज इक्वल टू आई एल बी। यहाँ से बी हो जाएगा एफ अपॉन आई एल, वो लिख दो एफ अपॉन आई एल, इस बी की जगह लिख दिया मैंने यहाँ से, क्योंकि यहाँ से बी हो जाएगा एफ अपॉन आई एल। सो इस बी की वैल्यू को आप यहाँ पुट कर दीजिए यहाँ, ठीक है। सो एफ अपॉन आई एल हो गया और यहाँ एन है, एन होता है नंबर ऑफ टन्स पर यूनिट लेंथ, मतलब इसका भी बट 1/, लेंथ हो गया है और इंटू आई, ठीक है जी। कुछ नहीं किया मैंने, यहाँ बी की वैल्यू पुट करी, ये एफ अपॉन आई एल किया और एन मीन नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, मतलब टर्न्स बटा लेंथ। टर्न्स का तो कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होगा, सिंपल लेंथ नीचे चला गया और आई है आगे से लेंथ कट गया, तो ये बचा एफ अपॉन आई स्क्वायर, ठीक है। तो ये बचा आपके पास एफ म्यू नॉट की वैल्यू यहाँ से बच रही है, देखो एफ अपॉन डबल आई मीन्स आई इंटू आई स्क्वायर, सो एफ अपॉन आई स्क्वायर बच रहा है ना, इंटू सी है। अब वैल्यू पुट कर दो, फोर्स का mL/t-2, वेलोसिटी का L/t-1 और आई स्क्वायर का ए स्क्वायर, ये आ गया। तो इसमें इसको इकट्ठा करता हूँ तो mL/2t-3 A/2, ये बनेगा डायमेंशनल फॉर्मूला इस क्वांटिटी का, ठीक है। और यदि मैं रेजिस्टेंस का निकालूँ यदि, तो रेजिस्टेंस होता है V अपॉन आई और V होता है W अपॉन क्यू नॉट इंटू आई। W का क्या होता है mL/2t-2, Q का क्या होता है AT, ए का आई का क्या होता है ए, तो इसको इकट्ठा करो तो बन गया mL/2t-3 A/2, ये देखो ठीक है बना, ये देखो। तो इसका मतलब इस क्वांटिटी का जो डायमेंशन फॉर्मूला आएगा वो वही होगा जो रेजिस्टेंस का होता है, ठीक है जी। चलते हैं आगे, तो इसका ऑप्शन था ऑप्शन 4 रेजिस्टेंस, ये था इसका आंसर। तो थोड़ा सा पेपर ये लेंथी पेपर था भी, इसमें थोड़ा कैलकुलेशन बेस्ड पेपर था, इवनिंग शिफ्ट वाला भी। सो इसको देख लेते हैं, रीजनल सर्चन एक और आ गया। तो यदि मैं इसको बड़े ध्यानपूर्वक देखूँ तो ये बोल रहा है कि दी रेडियस वेक्टर फ्रॉम सन टू प्लैनेट स्वीप्स आउट इक्वल एरियाज इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम एंड द एरिया वेलोसिटी ऑफ प्लैनेट इज कांस्टेंट एंड दिस इज केपलर्स सेकंड लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। तो फॉर ए सेंट्रल फोर्स फील्ड द एंगुलर मोमेंटम इज कांस्टेंट, यस। जैसे आपने वो पढ़ा है एंगुलर मोमेंटम का जो ज्योमेट्रिकल मीनिंग रहता है उसमें जो फॉर्मूला रहता है वो रहता है कि जो एरियल वेलोसिटी रहता है dA/dt, that is equal to, this is aerial velocity equal to या इसको ऐसे बोल देते हैं कि जो एंगुलर मोमेंटम रहता है वो रहता है ट्वाइस ऑफ दिस, ये ऐसे लिख दो। एंगुलर मोमेंटम का ज्योमेट्रिकल मीनिंग में हमारा एक फॉर्मूला बनता है, ये जो हम थ्योरी पढ़ते हैं तो ये फॉर्मूला बनता है, एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू ट्वाइस द मास ऑफ पार्टिकल मल्टीप्लाइड बाई एरियल वेलोसिटी, ठीक है। तो यदि मैं यहाँ से dA/dt निकालूँ तो मेरे पास ये बन जाएगा, देखो L/2m। अब किसी भी सेंट्रल फोर्स फील्ड के लिए एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहता है, ठीक है। तो एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट, एल कांस्टेंट हो गया, एम पहले ही कांस्टेंट है, इसका मतलब dA/dt कांस्टेंट हो गया ये। तो ये आपने पढ़ा है ऐसे करके कुछ प्लैनेट, ये सन है, एलिप्स के दो फोकस होते हैं, एक फोकस पे सन होता है और जब प्लैनेट सन के नज़दीक से गुजरता है तो उसकी वेलोसिटी बढ़ जाती है, ठीक है, उसकी वेलोसिटी बढ़ जाती है, ठीक है। तो जैसे यदि मैं दो एरिया ले लेता हूँ, ये सन का सेंटर है, इसको मैं इससे ज्वाइन करता हूँ, ठीक है,
और एक और एरिया ले लेता हूँ, ये वाला, ये दोनों एरिया सेम है। देखो जो मैंने शेड किए, ये एरिया मैंने शेड किए सेम है भाई, ये वाला एरिया, ये वाला ये सेम है। मान लो जब प्लैनेट यहाँ ए से बी जाएगा, मान लो ये ऐसे चल रहा है, ऐसे घूम रहा है ये प्लैनेट सन के सराउंडिंग में, ठीक है। ये प्लैनेट है, मान लो प्लैनेट ये, और ये सन है यहाँ, ठीक है। तो जैसे ए से बी गया ये, तो ए से बी जाने में यदि टाइम लगा टी, ठीक है, तो फिर चलते चलते ऐसे आ गया इधर, ऐसे आ गया, फिर ये सी से कहाँ आ गया भी बोलो, डी आ गया। तो ये देखो ये लेंथ ज़्यादा है और ये लेंथ कम है ये, लेकिन सी से डी तक जाने में भी टाइम वही लगेगा टी, ठीक है। तो इसका मतलब ये एरिया और ये एरिया, इस पॉइंट को मैं एस बोल देता हूँ। तो एरिया आपको दिख रहा है अब एस सी डी और एस ए बी, ये एरिया सेम है। और ए से बी तक जाने में प्लेनेट ने टाइम लिया टी, तो सी से डी तक भी टाइम लगेगा टी, तभी डी ए अपॉन डी टी क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। टाइम टी नहीं बोलना है, डी टी बोल दो, कांस्टेंट रहेगा। इसका मतलब टाइम, ये पाथ कम है, ये पाथ छोटा है, ये पाथ की लेंथ ज़्यादा है, तो टाइम सेम लगेगा। इसका मतलब डी अपॉन डी टी क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। प्लैनेट सन के सराउंडिंग में ऐसे रिवॉल्व करते हैं कि उनकी एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है। इसका मीनिंग ये हो गया कि वो इलिप्टिकल पाथ में घूम रहे हैं। लिप्स के दो फोकस होते हैं, एक यहाँ होता है, दूसरा यहाँ जैसे होता है। एक फोकस पे सन है, यही बोला है आपको केपलर ने। तो क्वेश्चन ये भी यहाँ से पूछा जा सकता है कि जब एक प्लैनेट सन के नज़दीक से गुजरता है तो उसकी वेलोसिटी क्यों बढ़ जाती है। तो वही है कि केपलर सेकंड लॉ की वजह से, बिकॉज डी अपॉन डी टी को क्या रहना है, कांस्टेंट रहना है। अब ए से बी टाइम सेम रखना है, सी से डी भी टाइम उतना ही रहना है। तो इसका मतलब सी से डी की लंबाई ज़्यादा है, ठीक है। तो वेलोसिटी क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम तो फिक्स है। इसका मतलब वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी। तो जहाँ रास्ते की लंबाई ज़्यादा होगी वहाँ वेलोसिटी ज़्यादा हो जाएगी। तो रास्ते की लंबाई ए से बी तक कम है, सी से डी तक ज़्यादा है। तो सी से डी तक जहाँ रास्ते की लंबाई ज़्यादा, वहाँ वेलोसिटी भी प्लैनेट की ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। सो ये केपलर सेकंड लॉ था, और ये एंगुलर मोमेंटम इसमें कांस्टेंट होता ही है। तो दोनों ही ठीक है भाई, ठीक है। बोथ ए एंड आर आर करेक्ट, ए एंड आर करेक्ट, एंड आर इज़ दी करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ओके देन आगे बढ़ते हैं। तो इसका ऑप्शन कौन सा था भाई, ऑप्शन फर्स्ट ही था इसका, ठीक है। असर्शन भी ओके था, रीजन भी ओके था, और रीजन आर जो था, रीजन जो था वो बिल्कुल असर्शन का ही था वो, ठीक है। ये देखिए भी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन, इसकी ATG पे लग रहा है मुझे, यस। तो इस क्वेश्चन में क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ, सिंपल हुआ जो भी हुआ। हीलियम एंड आर्गॉन सेम रूम टेम्परेचर पे, रेशियो ऑफ एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल। देखो इसमें रहता है कि जो दो तीन बातें हैं इसमें जो मैं आपको बता दूं। यहाँ क्वेश्चन जिस पे आता है, तो थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा सिंपल ही था कि जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी रहती है वो रहती है पर मोल के लिए रहती है 3/2 RT। आर इज़ गैस कांस्टेंट, टी टेम्परेचर। और जो काइनेटिक एनर्जी रहती है पर मॉलिक्यूल, वो रहती है भाई 3/2 KT। जहाँ के जो है वो आपका है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। दोनों केस में टी पे डिपेंड करती है, सिंपल, ठीक है। सो यहाँ तो सिंपल हो गया जी, पर मॉलिक्यूल पूछिए मुझे, ये वाला फॉर्मूला लगेगा। अब T 300 केल्विन दोनों का सेम है गैसेस का, इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल, एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल भी सेम ही होगी, ठीक है। तो रेशियो लेंगे तो फिर 1:1 आ जाए, ऑप्शन 4 इज़ करेक्ट। यदि इसी क्वेश्चन में यहाँ पर मोल भी होता, ठीक है, पर मोल दोनों का, ठीक है, एक मोल दोनों का, हीलियम का भी आर्गन का भी, तब आंसर ये होता 3/2 RT। लेकिन फिर भी वो टी पे डिपेंड करता, टी तो सेम है, तो सेम टी है, तो इसका मतलब क्या होगा, रेशियो काइनेटिक एनर्जी का, एवरेज एनर्जी का रेशियो हो जाएगा 1:1। सभी गैसेस की सेम टेम्परेचर पे ये दोनों चीज़ें सेम होती हैं। थोड़ा सा क्वेश्चन ट्विस्ट चाहिए था, तो पता क्या कर सकते थे यहाँ पे, यदि यहाँ पर ग्राम लिख देता वो, ठीक है, यदि वो पूछता कि पर ग्राम एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर ग्राम, ठीक है, यदि यहाँ से क्वेश्चन पूछता, इसमें 3 तरह के क्वेश्चन बनते हैं। ये देखो तीसरा बता रहा हूँ आपको, एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर ग्राम पूछता, तो फिर एक मोल के लिए कितनी होती है, एक मोल के लिए होती है 3/2 RT। तो 1 मोल के लिए, 1 मोल मीन्स मॉलिक्यूलर वेट गैस का m, उसके लिए 3/2 RT होती है भाई। तो यूनिट के लिए हो गई 3/2
पर ग्राम के लिए हो गई, 1 ग्राम के लिए हो गई 3/2 R/m इंटू टी। ये तो जब पर ग्राम की बात हम करेंगे तो फिर आपने यहाँ पे ये फॉर्मूला लगाना है, ये वाला। फिर यदि इस टेम्परेचर दोनों का सेम है तो ये कांस्टेंट हो गया, ये भी कांस्टेंट हो गया, कांस्टेंट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एम हो गई। फिर जो आपकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एम हो गई। और फिर यदि वो पूछता कि हीलियम की और आर्गोन की एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर ग्राम का रेशियो क्या होगा, तो फिर आंसर क्या होता, तो फिर ये इन्वर्सली है तो एम आर्गोन का ऊपर आ जाता मॉलिक्यूलर वेट, और ये नीचे आ जाता हीलियम का। अब आर्गोन का जो है वो है ये देखिए 40, तो ये 40 हो जाता और ये कितना आ जाता, फिर 10 हो जाता। तो फिर आंसर आता आपका 10 4 है, ये 4 ग्राम पर मोल। तो फिर आंसर आता आपका 10:1। तो फिर ये आंसर ठीक होता। ठीक है, लेकिन बड़ा सिंपल सा पूछ लिया था उसने कि पर मॉलिक्यूल क्या हो गया। पर मॉलिक्यूल टी पे डिपेंड करती है, टी सेम है तो फिर वो सेम रहेगी दोनों की, मीन 1:1। पर मोल भी पूछ लेता है यहाँ तब भी आंसर सेम होता, लेकिन यदि वो पर ग्राम पूछता तो आंसर 10:1 होता। ठीक है, आगे चलते हैं और बात करते हैं आगे क्या है, कैपिलरी ट्यूब के क्वेश्चन भी। तो इसको देख लेते हैं क्या बोल रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि रेडियस दिया जा रहा है उसका कितना, रेडियस दिया जा रहा है 0.1 mm। तो यदि मैं इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करूं तो कितना आएगा, ये रेडियस दिया जा रहा है 0.1 मिलीमीटर। ठीक है, और ये CGS में डाटा है, सरफेस टेंशन दिया जा रहा है 70। ठीक है, डायन पर सेंटीमीटर। ठीक है, तो जब मिलीमीटर से तुम सेंटीमीटर में जाओगे तो मल्टीप्लाई करोगे 0.1 से, तो ये बन गया सेंटीमीटर। ठीक है, सो एंगल ऑफ कांटेक्ट हमारे फॉर्मूले में होता है वो 0 है, और जी की वैल्यू 9.8 है। तो फॉर्मूला क्या रहता है, पूछा गया लेंथ ऑफ वाटर, एच निकालना है, मतलब पहले तो आपको ये वाला एच निकाल लेते हैं पहले, 2t cos थीटा अपॉन r रो जी। दिस इज सरफेस टेंशन, दिस इज एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, स्मॉल r इज रेडियस ऑफ कैपिलरी ट्यूब, रो इज डेंसिटी ऑफ लिक्विड, जी इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो कितना लिक्विड राइज होता है ये देख लेते हैं, 2 × 70 cos 0 हो गया 1, r की वैल्यू 0.1 × 0.1 सेंटीमीटर में, और क्या है आगे, रो की वैल्यू, वाटर है ना, ये वाटर की डेंसिटी CGS में 1 और जी की वैल्यू 9.8 इसने दी हुई है अभी। तो ये कितना आएगा देखो अब सो ये आ जाएगा आपके पास, ये बन गया आपका 1/100, 100 चला गया ऊपर, 2 × 70 × 100 मल्टीप्लाई 100, भी नीचे बचा 9.8, 98 बचा लेते हैं, 10 और चला गया ऊपर, वो 7 का पहाड़ा पढ़ लेते हैं, तो ये बन गया 7 चौके 28। ठीक है जी, ये बच गया 10 और 7 चौके 28। ठीक है, 2 7 14 हो गया, ये आ गया। तो ये बन गया आपके पास 1 के साथ 4 0/7। तो ये था भाई 0.1 मिलीमीटर मीन्स इतना आ गया मीटर, और मीटर के यदि सेंटीमीटर बनाना है तो क्या होगा, कन्वर्शन आपकी बिल्कुल फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए भाई। ठीक है, गुना करेंगे 100 से, 10 की 2 से, तो 0.1 × 10 की -1 बचेगा, तो 0.1 सेंटीमीटर।
हाँ ये तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। 2 भी था यहाँ पे, टी की वैल्यू 70 थी। आर रो जी, आर की वैल्यू ये भी ठीक है, डेंसिटी वाटर की 1, जी की वैल्यू ये 270, 1/10, 1/100 ऊपर चला गया। 9.8 नहीं लिख सकते तो घुमा दिया, देखो यहाँ CGS में वैल्यू लिखना है ना भाई, 980, CGS में 980 होगा ना, ये तो SI में होता है। तो फिर यहाँ आ जाएगा 980, ये 10 नहीं होगा फिर। तो अब देखते वाला क्या होता है यहाँ पे, ये और ये आ गया 70, और ये आ गया 70, कुछ ऐसे ऐसे बचेगा। टू इंटू 70 ठीक है, 0 भी ठीक है, 1 इंटू 980 ठीक है, ये होंगे 270 और ये 100 ऊपर ठीक है, 980 नीचे, 270 980 ये बचेगा अभी। 2 × 70 × 100, 100 कहाँ से आया, 1/10, 1/10 ऊपर जाके 100 हो गया, बटा हो गया 980। अब देखो ये यहाँ से एक जीरो ही कटेगा, ये 7 एकम 7 बचा, यहाँ एक 7, 28 बचा, तो ये बना गया अब 200/14, चलो इसको काट दो, 27 आ गया, हाँ जी 100/7, 100.7 सेंटीमीटर आएगा ये, ठीक है जी, सेंटीमीटर में। अब पूछ कह रहा है कि लेंथ ऑफ वाटर राइजेज इन द, लेंथ ये वाली लेंथ पूछ रहा है, ये वाली। तो देखो ना एक ट्रायंगल बन जाएगा यहाँ पे, ये ट्रायंगल बन ही गया यहाँ पे, देखो ये। अब इस ट्रायंगल में नाम दे देते हैं कुछ भी, PQR, इसमें आप H निकाल दो। सो इन ट्रायंगल PQR आपका L निकालना है, L है, और ये H हाइट, तो L/H क्या होता है, L/H होता है कोसिकेंट 60 डिग्री, ठीक है। तो L हो गया, यहाँ से देखो H और कोसिकेंट 60 हो जाएगा, यहाँ से L/H हो गया कोसिकेंट 60, बिल्कुल ठीक, कोसिकेंट 60 हो जाएगा 2/√3। तो H की वैल्यू पुट कर देते हैं, 100/7 इंटू 2/√3, 100/7 2/√3, ठीक है। तो ये हो गया 200/7 इंटू 1.7। तो भाई ये लगभग आपका 7, ये वाला बनेगा लगभग 82 कितना बनेगा 5, ठीक है, 16 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, आ जाएगा 5 6, यस। तो ये लगभग आपका ये बन जाएगा। तो ये था क्वेश्चन, था ये सिंपल, कुछ नहीं, डाटा बेस्ड क्वेश्चन था, आपको फॉर्मूला वैल्यू पुट करनी, बस CGS और SI का ध्यान रखिए थोड़ा सा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लॉजिक गेट्स पे, और ये भी बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था भाई। इसमें भी अब देखिए आपकी इसमें क्या करना है, इसमें देखो ना भाई, सिंपल चेकिंग से कर दो, ठीक है। ये एंड गेट लगा यहाँ पे, ये एंड है और नीचे वाला और है, और ये फिर ये एंड है और आगे नॉट है ये, ठीक है। नॉट मतलब ये बन गया एंड और नॉट मिला के नैंड बन गया इधर। तो यदि मैं पहले ऑप्शन को चेक करता हूँ, तो ए यहाँ से 1 है देखो, और ए यहाँ से 1 है, और जो बी है वो भी 1 ले लेते हैं, तो 1 1। अब यहाँ से ये भी 1 हो गया, बिकॉज ये नीचे को उतर गया इधर से, और ए वही है जो यहाँ 1 पहुँचा, फिर ये नॉट गेट है, नॉट करके यहाँ 0 पहुँच गया। अब 1 1 एंड से यहाँ आउटपुट मिलेगा 1, और 1 0 और से आउटपुट मिलेगा 1, 1 1 एंड का यहाँ मिलेगा 1, ठीक है, और यहाँ मिलेगा 1, और फिर नॉट करके यहाँ मिलेगा 0। तो आउटपुट 0 चाहिए बोल रहा है, तो फिर ये इनपुट आपके ए भी 1 होगा और बी भी 1 होगा, सिंपल, ऑप्शन 1 चेकिंग से ही सिंपल। लॉजिक गेट का क्वेश्चन भाई हर शिफ्ट में लगभग आया है क्वेश्चन। सो ये देखिए एक बेस्ड क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन है स्ट्रिंग से, ठीक है जी।
तो ये तो सिंपल आपकी इक्वेशन रहती है y इज इक्वल टू साइन के एक्स प्लस ओमेगा टी। इससे कंपेयर कर दीजिए, जो k है यहाँ पे, जो k आपको दिख रहा है वो होगा 20 पाई जब कंपेयर करोगे ना। सो यहाँ से k हो गया 20 पाई, और k होता है 2 पाई अपॉन लेमडा, लेमडा जहाँ वेव लेंथ है। 20 पाई ये आ गया, पाई से पाई कैंसिल, तो यहाँ से लेमडा आ गया आपका 2/20। ठीक है, और ये आएगा, देखो यूनिट्स का ध्यान रखें, SI यूनिट्स में आएगा, मतलब मीटर में आएगा ये। ठीक है, अब आगे बोल रहा है कि द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स हैविंग द सेम ऑसिलेटिंग स्पीड। अब जैसे हम प्रॉपर्टी पढ़ते हैं ना वेव की, प्रोग्रेसिव वेव की, तो उसमें ये चीज़ रहती है कि जब इन वेव्स में आपको पता है स्ट्रिंग में एंड ऑर्गन पाइप्स में नोड्स बनते हैं, एंटी नोड्स बनते हैं। तो जो मिनिमम डिस्टेंस रहता है बिटवीन 2 पॉइंट्स हैविंग द सेम ऑसिलेटिंग स्पीड, वो होगा आपका मतलब नोड्स के बीच की दूरी या आपकी एंटी नोड्स के बीच की दूरी। तो ये दोनों डिस्टेंस है, आपको पता है λ/2 होती है इनके बीच की दूरी, और इनके बीच की दूरी कितनी होती है λ/2। ठीक है, तो ये रहती है वो जो मिनिमम डिस्टेंस, ये रहता है ये वाला λ/2 बिन 2 पॉइंट्स, मतलब इन 2 पॉइंट्स के बीच का मिनिमम डिस्टेंस जहाँ सेम ऑसिलेटिंग स्पीड होगी पार्टिकल जो वाइब्रेट कर रहे हैं। ठीक है, सो मतलब आपको हो गया कि जो आपको मिनिमम डिस्टेंस आएगा इसमें वो आ जाएगा λ/2। सो मिनिमम डिस्टेंस आ जाएगा भाई λ/2। सो यदि मैं इसका हाफ करूँ तो ये बन गया 2/40। इसका भी हाफ करना है ना आपने, तो 2/40, और ये मीटर में है तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। तो ये रहेगा। ठीक है जी, सो ये रखिए ध्यान कि ये जो लाइन है बेसिकली प्रोग्रेसिव वेव की प्रॉपर्टी ही है, जो मिनिमम डिस्टेंस रहेगा वो रहेगा λ/2, सिंपल। सो यदि मैं आगे बढ़ता हूँ तो आगे देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है अभी। रीजन असर्शन देख लेते हैं कौन सा है, सिंपल। सो ये है, देखिए, तो इसको यदि हम रीड करते हैं तो मैग्नेटिक मोनोपोल्स डू नॉट एग्जिस्ट, मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, तो ये तो सिंपली गॉसेस लॉ हो गया मैग्नेटिज्म में, बिकॉज गॉसेस लॉ मैग्नेटिज्म में ये बोलता है कि B.ds इज इक्वल टू 0। ठीक है, सो सरफेस इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड ए क्लोज पाथ इज 0। इसका सिंपल मीनिंग रहता है कि मैग्नेटिज्म में मैग्नेटिक मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करता। कभी भी मैग्नेट होगा यदि आपके पास, तो उसका एक साउथ पोल होगा, उसका नॉर्थ होगा। ठीक है, तो ये पोल्स हमेशा पेयर्स में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, यदि मैग्नेट के तुम जितने मर्जी पीस कर दो उसके तोड़ के, तो हमेशा आपके नॉर्थ साउथ रहेंगे रहेंगे, नॉर्थ साउथ रहेंगे रहेंगे। ठीक है, सो कभी भी मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करता। इसका मतलब ये हो गया कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो कंटिन्यूस होती हैं और वो क्लोज लूप्स बनाती हैं। यस, ठीक है, सो ये तो सिंपली गॉसेस थ्योरम इन मैग्नेटिज्म यही बोलती है कि जो मैग्नेटिक पोल्स हैं, मैग्नेटिक डाईपोल जो एग्जिस्ट करता है, मोनोपोल कभी एग्जिस्ट नहीं करता। अकेला सिंगल पोल साउथ या नॉर्थ एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, और इसका रीज़न यही है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक क्लोज कंटिन्यूस लूप्स बनाती हैं जो इलेक्ट्रिक लाइंस नहीं बनाती। ठीक है, ये बेसिक डिफरेंस है मैग्नेटिक लाइंस और इलेक्ट्रिक लाइंस में। ठीक है भाई, सो इसका असर्शन रीज़न ओके हैं दोनों ही, और रीज़न में जो लिखा गया है वही ऊपर वाले की करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, सो यदि इसको जैसे इसके बेसिक्स पे यदि हम चले जाएं तो फिर जैसे हम बोलते हैं कि पोल स्ट्रेंथ की बात करें तो यदि आपका साउथ पोल है तो इसकी यदि पोल स्ट्रेंथ +m है, सिंबल दे देते हैं m, तो इसकी -m होगी। सो यदि कोई क्लोज सरफेस, यदि ये किसी ये जैसे मान लो क्लोज सरफेस है, और ये मान लो यहाँ पे एक डाईपोल को
दिस इज साउथ, सपोज दिस इज नॉर्थ। सो इसकी पोल स्ट्रेंथ यदि -m है तो इसकी होगी +m। सो नेट पोल स्ट्रेंथ होगी 0। तो जैसे हम ये गॉसेस लॉ इलेक्ट्रोस्टैट पढ़ते हैं तो वो रहता है E.ds इज इक्वल टू चार्ज एनक्लोज्ड बाई दैट सरफेस डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, नेट चार्ज एनक्लोज्ड। तो यहाँ ये यदि हमने बोला कि मोनोपोल तो एग्जिस्ट करेगा नहीं, इसका मतलब डाइपोल एग्जिस्ट करेगा तो फिर एक क्लोज सरफेस के अंदर इसको ले लेते हैं। जब ले लिया हमने तो यहाँ देखा कि नेट पोल स्ट्रेंथ जो आई अंदर वो 0 आ गई। तो Q की जगह यहाँ नेट पोल स्ट्रेंथ होगा 0। तो यहाँ फिर राइट हैंड साइड में E की जगह B आ गया और राइट हैंड साइड में बिकॉज नेट पोल स्ट्रेंथ आ गई 0 तो यहाँ आंसर आ जाएगा 0। ठीक है, तो सिंपल सी एक्सप्लेनेशन थी और ये असर्शन भी ओके थी, रीजन भी ओके था और रीजन जो था वो असर्शन का ही था। ठीक है, विच ऑफ दी फॉलोइंग फोर्सेस कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। हाँ, पोटेंशियल एनर्जी जो है ना वो डिफाइन होती है ओनली फॉर कंजर्वेटिव फोर्सेस। ठीक है, जिसमें आपका कंजर्वेटिव है सारे, फ्रिक्शनल फोर्स जो है ये नॉन कंजर्वेटिव है, तो पोटेंशियल एनर्जी इसके लिए डिफाइन नहीं होगी। बाकी कंजर्वेटिव ही है, विच ऑन द फॉलोइंग फोर्सेस कैन नॉट एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। फ्रिक्शनल फोर्स जो नॉन कंजर्वेटिव है, पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड ओनली फॉर कंजर्वेटिव फोर्सेस। चलते हैं आगे। सो ऑप्शन 3 इज करेक्ट। ठीक है जी, आगे चलते हैं और बात देखते हैं आगे क्या है। ओके देन, आगे कुछ नहीं है।